हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजी में और बहुत ही टिपिकल टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जंतुओं का वर्गीकरण। यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। दोस्तों आपने सुना होगा प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, उसके अंदर जैसे संकार्डेटा हो गया, संघ प्रोटोजोआ हो गया, संघ एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, निमेटोडा। तो बहुत सारे होते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता होगा ना, बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा, समझ में नहीं आता यार कि कौन किसके अंदर आता है। और ये बायोलॉजी की सबसे टिपिकल टॉपिक मानी जाती है। तो आज मेरा मन किया कि चलो हम लोग बायोलॉजी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हिंदी का जो है वो आपका पीडीएफ तैयार हो चुका है पूरा, और एंशियंट हिस्ट्री का तैयार हो चुका है, मेडुअल हिस्ट्री का तैयार हो चुका है। पीडीएफ जो है ये हमारी वेबसाइट में मैं अपलोड करूँगा, तीनों तैयार हो चुका है। और आज तो मैं नहीं कर पाया, एक दिन का और समय लगेगा क्योंकि बहुत सारा काम उसमें है, थोड़ा सा बचा हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे होता है मैं उसके लिए वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और लगे हाथ अब हम लोग बायोलॉजी और पॉलिटी पे इधर भी जो है ज़्यादा क्लासेस करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा मैटर लिख चुका हूँ मैं। और इसी तरह से जो नोट्स वाइज चल रहा था और नोट्स के माध्यम से पढ़ा के ख़त्म करूँगा। मतलब बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, 2-3 टॉपिक और बचे थे, तो उनको पढ़ा के मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो इधर 3-4 दिन में आपकी बायोलॉजी जो है पूरी तरह से इंड हो जाएगी। इसके बाद जो है पॉलिटी को उठाऊँगा, पॉलिटी भी आपकी अब इंड करके ही दम लूँगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी हो चुका एंड। हिंदी में जो है लेखक और रचना वाला 1-2 टॉपिक और बचा है, बस खत्म हो जाएगा। मतलब उसका 3-4 मैं पार्ट बना चुका हूँ, 2 पार्ट और बढ़ाना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ये हम पढ़ने जा रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इतना आसान बना के आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप कहोगे सर कि इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। देखो क्या था, सबसे पहले स्टोरर और यूसिंजर नामक 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्या नाम था? स्टोरर और यूसिंजर, ये 2 वैज्ञानिक थे। सन 1975 में दोस्तों इन्होंने अपना मत जो है प्रस्तुत किया, और उस मत को जो बाकी वैज्ञानिक थे उन लोगों ने भी मान्यता दिया। अब बात आती है दोस्तों, ये मत था क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा काम किया। उन्होंने कहा कि जो जंतु होते हैं ये 2 भागों में बांटा। उन्होंने जंतुओं की दुनिया को समझने के लिए या जंतुओं के आकार प्रकार को समझने के लिए जंतु को 2 उपजगत में बांट दिया। जंतु जगत को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अच्छा, 2 लोग थे, कौन कौन? स्टोरर और यूसिंजर ने। और कौन कौन से हिस्से में बांटा? तो एक का नाम रखा दोस्तों प्रोटोजोआ, एक का नाम रखा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, कोई दिक्कत? प्रोटोजोआ क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटोजोआ याद रखिए, यह एक कोष की जो जंतु होते हैं उसको प्रोटोजोआ बोला जाता है। एक कोष की मतलब जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका हो। अब मेटाजोआ में क्या होता है कि इसमें बहुकोश की जीव होता है। एकदम सिंपल ही बता रहा हूं, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। क्यों क्यों उन्होंने बांटा? यार जंतुओं की दुनिया बहुत बड़ी है, और अगर जंतुओं के बारे में समझना है, पूरी धरती बताओ कितने जीव जंतु हैं, बहुत सारे हैं, और कितने तो ऐसे हैं जो हम जानते ही नहीं है, है कि नहीं? तो इसीलिए उस दुनिया को समझने के लिए जंतुओं को 2 हिस्से में बांट दिया गया, एक प्रोटोजोआ, एक मेटाजोआ, ठीक है। एक कोष की जंतुओं को रखा गया जो है प्रोटोजोआ में, अब बहुकोष की जंतुओं को रखा गया मेटाजोआ में। बहुकोष के में क्या होता है कि जिनके अंदर बहु माने बहुत सारी, कोशिकी माने कोशिकाएं हो, यानी बहुत सारी कोशिकाएं हो। बहुत सारी कोशिकाएं होंगी तो कोशिकाओं को मिलाकर के ऊतक बनता है, टिश्यू, और ढेर सारे ऊतकों को मिलाकर के अंग बनता है, और अंगों से मिलकर शरीर बनता है। जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, कान, नाक, आंख, मुंह, अंग अलग अलग हैं, तो अलग अलग अंगों को मिलाकर के एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है बनता है। तो ये हो गया मेटाजोआ। यानी अब आपको लगा होगा कि हम लोग किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग मेटाजोआ में आते हैं दोस्तों, हम लोग प्रोटोजोआ में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि अच्छा, अब दोस्तों देखो कह रहा है कि एक कोष की जंतु, ठीक है। अब एक कोष की जंतु अगर एक ही कोशिका है तो उससे क्या आप कोई आकार बना सकते हो? आप कोई आकार बना सकते हो? नहीं बन पाएगा कोई आकार। अरे आपको कोई, मान लीजिए एक कलम दे दिया मैंने, ठीक है, और मैंने कहा इससे कोई आकार बनाओ। अरे अब एक कलम से क्या आकार बनाओ? अगर 2 कलम होता तो चलो मान लो एक कलम को तुम ऐसे लगा सकते थे, ऐसे रख सकते थे, या ऐसे ऐसे रख सकते थे, है कि नहीं? ऐसे ऐसे रख सकते थे, या ऐसे ऐसे रख सकते थे ना, ऐसे ऐसे रख सकते थे। तो अलग अलग तरीके से रख सकते थे अगर 2 कलम मिल जाता तो। लेकिन अब अगर एक ही है तो एक से क्या आकार बनेगा? कुछ नहीं, वो तो वैसे रहेगा। यानी जो एक कोष की जंतु होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, ये समस्त प्राणी आपस में मिलते जुलते रहते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है। तो एक कोष की जंतु में आते हैं
ये और संघ जो होता है, इनका जो ग्रुप होता है, इसी ग्रुप का नाम रखा गया दोस्तों प्रोटोजोआ। यानी जो एक कोश की जंतु हो उनको किस ग्रुप में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। काम खत्म इनका। मेटाजोआ में क्या होता है दोस्तों? बहुकोशिकीय होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, 2 3 4 5 6 लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। तो उनसे मिलाकर के अंग बनता है, शरीर बनता है। तो उनकी रचना में याद रखिए विभिन्नता होती है। जाहिर सी बात होगी यार, अगर आपको मैं 2 कलम दे दूं, इसके अलावा 4 कलम दे दूं, 10 कलम दे दूं, 20 कलम दे दूं, बोलूं उससे आकृति बनाओ, तो अलग अलग ढेर सारी आकृति आप लोग बना दोगे। उसी तरह से अगर ढेर सारी कोशिकाएं हैं तो विभिन्न तरह के शरीर का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, तो अब तो यार मतलब अगर बहुकोशिकी, अब एक बात ध्यान कि इस पे मत देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर बहुकोशिकी है, ठीक है, तो बहुत सारे आकार हो सकते हैं। हो सकता है किसी के पास 4 पैर हो सकता है किसी के पास 8 पैर हो सकता है किसी के पास 10 पैर हो, 20 पैर हो, 50 पैर हो सकता है किसी के पास पैर ही ना हो, वो तो स्ट्रक्चर है खाली। हो सकता है किसी के पास एक ही पैर हो, है कि नहीं? वो तो सिर्फ स्ट्रक्चर है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? वो तो कोशिका का स्ट्रक्चर है कि किस तरह से वो कोशिका में बना है। तो दोस्तों उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए फिर से 2 हिस्सों में जो है बांट दिया गया मेटाजोआ को। क्या समझ रहे हैं? मेटाजोआ को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक को कहा गया दोस्तों, अब बांटने का आधार जो रखा गया वो रीढ़ की हड्डी को रखा गया। कहा गया कि ऐसे जगह, ऐसे जीव जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको अकशेरुकी कहा जाता है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी कहा जाएगा। हाँ, इनवर्टिब्रेट्स कहा जाएगा और वर्टिब्रेट्स कहा जाएगा। तो याद रखिए, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो उनका एक अलग हिसाब किताब है, और अगर रीढ़ की हड्डी है तो उनका एक अलग हिसाब किताब है। अब आपके पास भी रीढ़ की हड्डी हमारे पास भी है। ठीक है, तो हम लोग किस में आ जाएंगे दोस्तों? हम लोग कशेरुकी हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग मेटाजोआ में आते हैं। मेटाजोआ के अंदर कशेरुकी। अच्छा, अगर हाथी की बात कर लें, घोड़ा की बात कर लें, गधे की बात कर लें, बंदर की बात कर लें, कुत्ते की बात कर लें, बिल्ली की बात कर लें, मतलब किसी भी जीव जंतु को आप देख लो, हिरन की बात कर लो, शेर की बात कर लो, चीते की बात कर लो, कुछ भी ले लो, इन सभी के पास रीढ़ की हड्डियां होती हैं। यानी ये सभी के सभी जीव जंतु किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? ये कशेरुकी श्रेणी में आते हैं। और कशेरुकी में याद रखेगा, याद रखे जिस तरह से एक कोशिकी वाले का पूरा संघ कहा जाता है संघ प्रोटोजोआ, उसी तरह से जो मेटाजोआ में जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब जो कशेरुकी जंतु होते हैं, उनका पूरा एक ही ग्रुप होता है संघ कार्डेटा। समझ रहे हैं? तो हम सभी के सभी लोग, जितने ऐसे जीव जंतु हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, उनको क्या कहा जाता है? संघ कार्डेटा श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? संघ कार्डेटा श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए अब अगर बात करते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो अकशेरुकी में है, और अकशेरुकी में मिला करके कुल मिला करके 8 ग्रुप बनते हैं। संघ पोरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेमिल्थनीज, नीमोटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब आप कहोगे सर इतना याद कैसे होगा? धीरे धीरे याद करेंगे, क्यों घबरा रहे हो? आज तो हमको अकशेरुकी नहीं पढ़ना, आज हमको सिर्फ एक चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आज हमको संघ प्रोटोजोआ पढ़ करके हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? अकशेरुकी पे आएंगे या फिर कशेरुकी पे, दोनों में से जो भी होगा आ जाएंगे, और एक एक करके हम लोग इत्मीनान से कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा पहले आपको पेरीफेरा पढ़ाऊं, सेलेंट्रेटा पढ़ाऊं, ऐसे लाइन बाय लाइन अगले वीडियो में पढ़ाते जाऊंगा। आओ तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की टॉपिक, जिसका नाम है संघ प्रोटोजोआ। याद रहेगा? प्रोटो याद रखना। अच्छा, किस ग्रुप का दोस्तों ये प्रोटोजोआ था? तो ये जंतु जगत को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। और प्रोटोजोआ मतलब एक कोष की है। कैसे? देखो, प्रोटो मतलब प्रोटोजोआ का अगर आप जो है यहाँ पे अलग अलग कर दो तो प्रोटो धन जोआन, ठीक है, तो ये हो जाता है। प्रोटो माने होता है प्रथम, और जोआ माने होता है जंतु। यानी ऐसे जंतु जो हमारी सृष्टि में, जब हमारी धरती का निर्माण हो रहा था तो वो सबसे पहले आए थे, वही प्रथम जंतु थे, उन्हीं को कहा जाता है प्रोटोजोआ। क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ। और सबसे पहले कौन से प्राणी आए हैं? तो सबसे पहले एक कोष की जंतु आए, बाद में धीरे धीरे बहुकोष की जंतुओं का निर्माण हुआ है। पता होगा आप लोगों को। अब दोस्तों अगर एक कोष की बार बार बोला जा रहा है तो इसका मतलब एक लाइन में आप समझ लीजिए, एक कोष की का अर्थ होता है कि सभी क्रियाएं, शरीर की समस्त क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। जब एक है ही तो कहां से 2 में थोड़े संपन्न होगी? एक कोशिका है तो उसी में सब संपन्न होती हैं, तो एक कोशिकी हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि एक कोशिकी जंतु जो है कहाँ रहते हैं?
ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि ये कोष की जंतु अगर आपको देखना है कहाँ रहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा दोस्तों पानी में रहते हैं। और जितने भी एक कोष की जंतु पानी में रहते हैं, ज्यादातर जो जंतु हैं ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। इसके अलावा कुछ परजीवी भी होते हैं, यानी जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, और कुछ मृतोपजीवी भी होते हैं। ठीक है, ये मैं प्रोटोजोआ में ही बता रहा हूँ। प्रोटोजोआ में अगर मैं सीधा सीधा बताऊं प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोटोजोआ पानी में रहते हैं। अरे प्रोटोजोआ ही तो एक कोष की है। चाहे हम कहें कि एक कोष की जंतु सबसे ज्यादा पानी में रहते हैं, चाहे मैं कहूं कि प्रोटोजोआ सबसे ज्यादा पानी में रहते हैं। और दूसरा कहां पर है? परजीवी और मृतोपजीवी। तो आगे पढ़ाऊंगा इनको भी। दूसरी बात आती, अच्छा कहाँ रहते हैं सर, ये पता चल गया। सर ये चलते उलते भी हैं क्या? मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह भागते भी हैं क्या? ठीक है। ये अपना खाना पीना कैसे लेते हैं, सांस वगैरह कैसे लेते हैं, ये भी बात आती है ना। तो याद रखो दोस्तों, ये जो गति करते हैं ये अपने कूट पादों से गति करते हैं, कसाबों से गति करते हैं, रोमाभों से गति करते हैं। अब आप कहोगे सर कूट पाद क्या होता है, कसाब क्या होता है, रोमाभ क्या होता है? सर इनके पास तो एक ही कोशिका है, तो क्या इनके पास भी पैर होता है चलने के लिए? मैं अभी बताऊंगा। इन तीनों टॉपिक को याद रखो, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, आगे अभी इनको डिफाइन करूंगा। ठीक है। अच्छा ये सांस कैसे लेते हैं? तो याद रखना दोस्तों, जैसे हम लोग श्वसन द्वारा सांस लेते हैं, वैसे ये विसरण द्वारा सांस लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये विसरण द्वारा सांस लेते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है कि संघ प्रोटोजोआ के जंतु किस तरह से सांस लेते हैं। बड़ा कठिन क्वेश्चन है साइंस का, बताना पड़ेगा। विसरण द्वारा कैसे गति करती हैं संघ कार्डेटा की जंतु, आपको बताना पड़ेगा। कूट पादों, कच्छाभों और रोमाभों के माध्यम से ये क्या करते हैं? प्रचलन करते हैं। गति मतलब प्रचलन। ठीक है, वो एकदम दौड़ते भागते नहीं रहते हैं, प्रचलन करते हैं। क्या करते हैं? आराम से अगर यहाँ पे गति की जगह पर आप प्रचलन लिख दो तो और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। चलो दोस्तों, इस सांस लेने के दौरान ये विसरण जो क्रिया होती है इसके द्वारा करते क्या है, तो क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, ठीक है, उस पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं विसरण के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखना। चलो अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि ये पढ़ने के लिए कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है अमीबा का। बचपन से हम लोग अमीबा पढ़े हैं और कहते हैं अमीबा की कैसी भी डिजाइन हो जाए, ठीक है, कैसे भी बना लो, सब अमीबा होता है, क्योंकि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अमीबा मिलता कहाँ पर है? तो तालाब हो गया, पोखरे हो गए, नहर, झरना, नदी का जो स्थिर पानी होगा। ध्यान देना, चलता हुआ नहीं। अगर नदी का पानी जो साइड के किनारे का हिस्सा होता है जहां पे स्थिर रहता है वहां पर रहता है, बीच में अमीबा नहीं मिलेंगे, साइड में मिलेंगे। तो उसके किनारों पर जो स्थिर पानी होता है और खासकर मीठे जल में और जहां पे हल्का सा कीचड़नुमा बना हो वहां पर अमीबा पाए जाते हैं। ये कंडीशन है इनकी, ये कंडीशन है। जैसे आदमी कहाँ पाए जाते हैं, मैं आपसे कहूँ एकदम रेगिस्तान में, बर्फ में, एकदम जहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ हो। इसके बाद बताऊँ एकदम ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, या फिर ऐसा जगह जहाँ पर समतल मैदान हो, पास में नदी हो और कृषि करने के साधन हो, वृक्ष हो। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्र में। उत्तर है सर, बता दिया मैंने। अरे यही तो मैं भी समझा रहा हूँ। जिस तरह से मनुष्यों के रहने की अपनी प्रवृत्ति होती है, उस तरह से अमीबा जैसे जंतु जो हैं इनके भी रहने का अपना स्थान होता है। और वो स्थान क्या है? स्थिर पानी। क्या है? स्थिर जल। ऐसे याद रखो, स्थिर जल। ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, इनका जो आकार होता है ये अनिश्चित होता है। ठीक है, तो कैसे भी आकार के हो जाते हैं। अगर इनको दो हिस्से में काट दोगे तो दो अमीबा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। चलो, बीच में दोस्तों जीवद्रव्य भरा होता है और बीच में एक केंद्रक है। इसके अलावा दोस्तों साइड की तरफ प्लाज्मोडेमा नाम की एक झिल्ली होती है। किस नाम की? प्लाज्मा लेमा। क्या नाम है? प्लाज्मा लेमा नाम की एक झिल्ली भी होती है। और प्लाज्मा लेमा के जो बाहरी सतह होते हैं, यहाँ से छोटी छोटी रचनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। ऐसे ऐसे हिलती रहती हैं, ऐसे ऐसे बनती रहती, बिगड़ती रहती। ठीक है, बनती रहती, बिगड़ती रहती। इन्हीं को कूटपाद कहा जाता है। जो भी ऊपर पढ़े हो, कूटपाद कहा जाता है या पादाब कहा जाता है। इन्हीं कूटपादों या पादाब के माध्यम से ये क्या करते हैं? प्रचलन करते हैं। क्या करते हैं? प्रचलन। गति मत बोलना, गति सूट नहीं कर रहा है, प्रचलन बोलना। ठीक है, और इनके जो ये पूरा जीव द्रव्य भरा आता है उसी में केंद्रक पाया जाता है। याद रहेगा, ये काम होता है अमीबा का। दूसरा होता है दोस्तों, अच्छा आपने अमीबा संबंधित एक तथ्य सुना होगा, मैं आपको पढ़ाया हूँ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कहाँ पढ़ाया हूँ? जब मैं आपको छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बारे में। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या होता है? मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है उसमें पाया जाने वाला यह एक हानिकारक परजीवी है। क्या है? हानिकारक
परजीवी है। अभी मैंने पीछे बताया है कि कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं। हमने बताया आपको प्रोटोजोआ जो होते हैं कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं और कुछ मृतोपजीवी भी होते हैं। तो ये परजीवी की बात कर रहा है यह हानिकारक परजीवी है जिसके द्वारा हमें पेचिस नाम का रोग होता है। हम लोग कहते हैं भाई पेचिस पड़ रहा है। जब किसी को पेचिस पड़ता है तो क्या होता है उस दौरान आपको जो है लैट्रिन बहुत ज़्यादा होता है पेचिस पड़ने के दौरान। तो वहाँ पे होता है क्या कंडीशन कि हमारे शरीर में हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिका की मात्रा बढ़ जाती है। खतरनाक परजीवी है, उसी के आ जाने की वजह से ही पेचिस होता है। ये आंत की जो श्लेष्मा है, श्लेष्मा मतलब जो आंत की आंतरिक दीवारें हैं जिसको श्लेष्मा कहते हैं, उनमें घाव कर देता है। और जब उसमें घाव हो जाएगा तो पेट में दर्द होगा, पेट में मरोड़ होगा, पेट में ऐंठन होगा और जब भी लैट्रिन करने जाएंगे तो लैट्रिन के साथ साथ ब्लड जो है वो भी उसके माध्यम से बाहर निकलेगा। तो अगर ब्लड वहाँ से बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात हमारे शरीर में ब्लड की कमी होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए, यानी मल के साथ क्या होगा, खून भी आने लगता है। आगे दोस्तों अमीबा के अलावा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका देख लिया। आगे दोस्तों अगला एग्जाम्पल है यूग्लिना का, ठीक है। यूग्लिना आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अमीबा के बारे में जानते हैं वैसे यूग्लिना के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कंफ्यूज में है, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं, आप कभी अपने गांव में या अपने कभी शहर में जाओ ऐसे जगह पर जहां पर कोई पुराना पोखरा हो, कोई पुराना कुआं हो या कोई पुराना तालाब हो, झील हो, ठीक है, झील नहीं तालाब तक, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, अगर स्थिर पानी है तो आप देखते हो कि ऊपर जो हरे रंग का कुछ जम जाता है। दोस्तों ये एक दो तरह का होता है, एक हरे पत्ते पत्ते निकल जाते हैं, वो पत्तों की बात नहीं करो, वो पादप में आते हैं, वो दूसरे चीज होते हैं। एक क्या होता है ना कि जैसे काई मत बोलिएगा, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर काई, काई के बारे में मैं बता दूं। काई क्या होता है कि काई के लिए एक स्थिर पानी की जरूरत तो है ही है, साथ ही साथ दोस्तों एक सतह की भी जरूरत है। बिना सतह के काई नहीं लग सकती, सतह चाहिए, सतह। जैसे मैं बात कर दूं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह जहाँ होता है, जहाँ पे अगर लगातार आप बहुत दिन तक पानी भर के छोड़ दिए कहीं पर, ठीक है, पक्के जमीन पे या कहीं भी, या टंकी वगैरह को देख लो, अपने घर में जो टंकी होती है वहाँ भी अगर बहुत ज़्यादा दिन तक पानी भर के छोड़ते हैं तो नीचे जो है काई जम जाता है, ठीक है। वो काई क्या होता है, वो दूसरी चीज़ होती है, उसके लिए सतह जरूरी है, स्थिर पानी सतह जरूरी है काई के लिए। मैं काई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तालाब की बात कर रहा हूँ। ऐसा तालाब जहां पर पानी स्थिर होता है, इसमें हरा हरा जम जाता है, आपको एकदम मैदान दिखता है, ठीक है, हरा हरा रंग का, तो वही होता है यूग्लिना। करा यह तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। यूग्लिना युक्त तालाबों में जल के ऊपर हरे रंग की एक परत बन जाती है, और ये जो हरा रंग होता है किस कारण होता है, ये जंतुओं के शरीर में पर्णहरिम पाया जाता है। अभी तक आपने सुना होगा दोस्तों कि पर्णहरिम या पर्णहरित जो होता है ये पादपों में पाया जाता है। पहली बार आप सुन रहे होंगे कि यह किस में पाया जाता है, जंतुओं में भी पाया जाता है। तो युग्लिना याद रखिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अपने आप में। कह रहा है कि इसके अग्र सिरे पर कोशिका का मुख होता है। युग्लिना जो होता है इसके आगे वाले सिरे पर युग्लिना का मुख होता है, और कोशिका मुख से एक धागे के समान एक रचना निकलती है जिसको कसाभ कहते हैं। जिस तरह से अमीबा के पास कूटपाद होता है, कैसे कैसे तो याद रखिए दोस्तों, प्लाज्मा मेला के जो होता है झिल्ली होती है, उसके बाहर से एक रचना बनती बिगड़ती रहती है जिसको कूटपाद बोलते हैं या पादाप बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से युग्लिना में कसाभ होता है। क्या होता है, कसाभ होता है, याद रखना। ये धागे की समान संरचना से जुड़ा रहता है कोशिका मुख से, और इनके भीतर एक केंद्रक होता है तथा शरीर में अनेकों हरित लवक होते हैं, और इन्हीं हरित लवकों के माध्यम से दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना खाना पीना बनाते हैं, और कसाब के माध्यम से यह प्रचलन करते हैं। तो दोस्तों पहली बार आपने सुना होगा कि किसी जंतु द्वारा जो है इस तरह का काम किया जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण विधि से जो है खाना बना रहा है और वो अपना जो है विकास कर रहा है, जी रहा है, खा रहा है। याद रहेगा आपको, तो ये याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, देखो बड़ी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो उसको शेयर जरूर से किया करिए, और किसी भी तरह का अगर एडवर्टीजमेंट आता है ना दोस्तों तो प्लीज़ आप उसको स्किप मत किया करिए, उसको पूरा देखा करिए। देखिए उसी से मेरी थोड़ी इनकम होती है, ठीक है। वो दूसरी बात दोस्तों, मैं जल्द ही अपना क्लास नोट्स रिलीज करने वाला हूँ, जारी करने वाला हूँ, वो आप तक जो है पहुँच जाएगा, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं ये बता दूँ आपको, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग क्लास नोट्स खुद से बनाना सीखिए, खुद से,
मेरे ऊपर मत डिपेंड रहिए। देखिए आपको पूरी क्लास फ्री में दी जा रही है, सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अगर अपने हाथ से नोट्स तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके पास समय की कमी है, ठीक है, और बहुत जल्दी में है, वो जल्दी जल्दी वीडियो देख करके चाहता है कि हमारी नोट्स, जिस नोट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सामने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एकदम डिक्टो नोट्स जो है, यही नोट्स, डिक्टो नहीं, दोबारा नहीं इसको बनाना है, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही उसको मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है उस पर वो विजिट करेगा। मैं जो है इसके बारे में जल्द ही आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। वैसे वेबसाइट का नाम हमारे www.study91.org है, ठीक है, याद रखिएगा study91.org, ठीक है। लेकिन अभी उस पर क्लास नोट्स अवेलेबल नहीं है, एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। साइंस वाले, जैसे ही साइंस का मैं जो बचा खुचा टॉपिक उसको ही पढ़ा लूँ, ताकि आपको जो पीडीएफ मिले वो आपको पूरा मिले और उसको वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, आप वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, उससे आप बेहतर समझ पाओगे। हालांकि हमारा नोट्स भी आपके लिए बेहतर रहेगा, क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़े हो, जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है, उस तरीके से जब चीज़ें आपको मिलेंगी तो रिवीजन करने में बड़ा आसान रहेगा। लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ा चार्ज रखा है, ठीक है, और वो चार्ज आपको बियर करना पड़ेगा। और ये चार्ज मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि उसको कम लोग परचेज करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं वही लोग परचेज करें, जिनके पास समय है, ठीक है, वो लोग अपने हाथ से नोट्स को खुद तैयार करें, ये मैं कहूँगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। बाकी क्लासेज में कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्लास फ्री है और मैं सारे सब्जेक्ट को जो है आपको कवर कराऊंगा, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज बियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ कह रहा दोस्तों कि पैरामीशियम अगला है। देखिए हमने तीन चीजें देखा, एक हमने देखा अमीबा, दूसरा देखा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तीसरा देखा यूग्लिना, चौथा देखने जा रहे हैं दोस्तों पैरामीशियम। पैरामीशियम का भी नाम आपने सुना होगा, चप्पल की आकृति वाला बना रहता था, ठीक है। ये भी स्थिर पानी में होता है, वही तालाब पोखरे आदि में पाया जाएगा, स्थिर पानी में ही। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो वाला पानी होता है थोड़ा सा अलग होता है। अमीबा जो होता है कीचड़ युक्त में पाया जाता है, ध्यान समझिएगा, अमीबा जो होता है कीचड़ में पाया जाता है, ठीक है, जबकि युग्लिना जो होता है ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। अंतर समझिए कि अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है। युग्लिना जो है, जो हरा हरा वाला जमा रहता है, ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, पानी साफ होता है वहां का। अमीबा कीचड़ में पाया जाता है, स्थिर पानी के साथ कीचड़ जरूरी वहां पर। और पैरामीशियम जो होता है ये ऐसे जल में पाया जाता है जहां पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जहां अधिक होती है वहां पर पैरामीशियम। तो तीनों तीन जगह हो गए, ठीक है। अब बाकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वो तो हमारी बड़ी आंत के अंदर होता है, परजीवी होता है, खतरनाक परजीवी होता है, ठीक है, वो अलग हो गया। और ये जो ये पैरामीशियम जो होता है दोस्तों, इनके पास पक्षमाभिकाएं होती है, पक्षमाभिकाएं, ठीक है, जिनके माध्यम से यह प्रचलन करता है, चलता है, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम, इसके बारे में भी जान लीजिए। प्लाज्मोडियम का नाम आपने कब सुना होगा? आपने कभी जिंदगी में मलेरिया के बारे में सुना होगा, मलेरिया रोग, तो आपको पता होगा कि मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक परजीवी के प्रोटोजोन से के संक्रमण से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? अच्छा मैं अपने भाषा में बताऊं आपको, मलेरिया जो होता है दोस्तों, आप कहते हो कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बताऊं, मच्छर केवल एक वाहक है। और मच्छर में खासकर जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, जेंट्स नहीं, लेडीज वाली मादा एनाफिलीज मच्छर जो है, केवल वही इनकी वाहक होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं, ये क्या करती हैं, लेडीज होती हैं ना, ये क्या करती हैं कि प्लाज्मोडियम नामक जो बैक्टीरिया, ये प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया नहीं, गलती से भी बैक्टीरिया मत बोलिएगा, ठीक है, ये जो, क्योंकि बैक्टीरिया एक अलग कॉन्सेप्ट है, बैक्टीरिया एक अलग चीज़ है, उसके अलावा आप जाएंगे वायरस, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़, वो एकदम अलग चीज़। बैक्टीरिया वर्ड का इस्तेमाल ना होने पाए, प्रोटोजोआ ही बोलिएगा, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, ये क्या करती हैं कि जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, इसको वाहक का काम करती, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मतलब अगर ये ना हो तो ये संक्रमण नहीं होगा। एक व्यक्ति के अंदर मान लो यह रोग हावी पड़ गया, प्लाज्मोडियम हावी पड़ गया, उस व्यक्ति के अंदर से दोस्तों क्या करते हैं, ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती हैं इसको लेके जाती हैं और दूसरे व्यक्ति को काटती हैं, दूसरे के अंदर भी वो फैल जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है, तो वाहक का काम करती हैं कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो हम लोग कहते हैं भाई मच्छर काटने से हो गया, ठीक है, ये हम लोग का मानना होता है। और एक चीज और बता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि 4 तरह के प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और
प्लाज्मोडियम मलेरिए। ये 4 तरह के होते हैं जो मलेरिया परजीवी जो कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुन के। ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं दोस्तों, ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं, इनका जो जीवन चक्र होता है 2 जगह पूरा होता है। इनका जो जीवन चक्र होता है ये 2 जगह पूरा होता है। एक मनुष्य के अंदर पूरा होता है और दूसरा मादा एनाफिलीज के माध्यम से पूरा होता है। समझिएगा, मनुष्य को प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक पोषक कहा जाता है। और मादा एनाफिलीज मच्छरों को द्वितीयक पोषक कहा जाता है। समझ रहे हो? और ऐसे जंतु जिनका जीवन चक्र, ठीक है, 2 हिस्सों में पूरा हो, उनको द्विपोषपदीय जीवन चक्र कहा जाता है। उनके जीवन चक्र को क्या नाम दिया जाता है? उनको बोला जाता है द्विपोषपदीय। पोषपदी माने क्या होता है? पोषपदी मतलब 2 जगह इनका जो पोषण हुआ है, ये 2 जगह पोषित हुए। एक बार मनुष्य में, प्राथमिक मनुष्य में होता है, और द्वितीयक में मादा एनाफिलीज में होता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज तो खाली एक माध्यम है ना। एक चीज और याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम का जो मनुष्य में होता है, ठीक है, इसमें केवल अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, यानी असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल जनन होता है यहाँ पर। जबकि मच्छरों में लैंगिक जनन होता है, वहां पर लैंगिक होता है, यहाँ पर अलैंगिक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सिंपल सी बताऊं, अगर अपने इधर देखिए, मैं छोटा सा इमेज बनाया हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई मच्छर उड़ता हुआ है और इस व्यक्ति को काट लिया, तो व्यक्ति को जैसे ही काटेगा इसके शरीर में, ठीक है, किसका एंट्री हो जाएगा? आपका जो है प्लाज्मोडियम एंट्री कर गया। अब वो क्या करता है? वो हमारे आरबीसी में पहुंच करके बहुगुणित करता है, अपने आप को बढ़ाता है, अपनी संख्या बहुगुणित करता है। 2 का 4, 4 से 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64 ऐसे करके बढ़ाता जाएगा। तो जैसे आरबीसी प्रभावित होती है तो हमारी रक्तहीनता या एनीमिया के हम शिकार हो जाते हैं। ये छोटी सी बात है। दूसरी बात दोस्तों, ये आरबीसी के साथ साथ लीवर को भी प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा। मलेरिया में हमारा लीवर डैमेज होता है और आरबीसी डैमेज दोनों। और आपने सुना होगा कुनैन या सिनकोना की छाल से इस पर कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो ये भी याद रखिए। तो कुल मिला जुला के ये हमने आपको 5 बताया। कौन कौन सा? अमीबा हो गया, एंट अमीबा, हिस्टोलिका हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, ये 5 हैं जिनको आप याद रखेंगे किसमें? संघ प्रोटोजोआ में। अब अगली क्लास जो हम लोगों की होगी दोस्तों, ये होगी संघ पोरीफेरा के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि संघ पोरी बहुत इतना आसान है यार, पोरीफोरा वगैरह। ठीक है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। बताएं पोरीफोरा क्या होता है? पोरीफेरा, तो फेरा को लिख लो फोरा। क्या लिख लो? फेरा को फोरा। फोरा माने क्या होता है? तोड़ देना। फोरा माने क्या होता है बताओ? अच्छा, आपसे कोई कहा जाए कि ये सामान फोड़ दो, ठीक है, फोड़ दो, तो फोरा, फोरा माने तोड़ देना, तोड़ करके छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। उसी तरह से जो पोरीफोरा होता है, इसमें क्या होता है कि जंतुओं के शरीर में छोटे छोटे ढेर सारे छिद्र हो जाते हैं। और सही बताऊं तो इसका नाम पोरीफोरा क्यों पड़ा? पोरीफोरा में दोस्तों PORIFERA उसकी मीनिंग होती है। और पोरीफेरा में जो पोरी वर्ड है, इसको पोर्स से बना है। और पोर्स मतलब होता है दोस्तों ढेर सारे छिद्र। उनको क्या बोला जाता है? पोर्स। क्या नाम दिया जाता है? ढेर सारे छिद्रों को बोला जाता है पोर्स। ES रहेगा, ठीक है, PORES, पोर्स। पोर्स माने ढेर सारे छिद्र, यानी ऐसे जंतु जिसमें बहुत सारे छिद्र हों, तो इनको तो छिद्रधारी भी कहा जा सकता है। कह दो ना, क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे छिद्र, उन्हीं को क्या कहेंगे हम? पोरीफोरा। ऐसे जंतु किसमें आते हैं? पोरीफोरा में आते हैं। ठीक है, बताऊंगा कहाँ मिलते हैं, झीलों में, समुद्रों में। ये पत्थरों से चिपके हुए थे, स्पंज वगैरह देखें, स्पंज, ठीक है, स्पंज वगैरह देखो, उसमें छेद छेद होता है ढेर सारा, वो होते हैं। तो आगे बताऊंगा बहुकोशिकी में। फिलहाल तो ये सब आएंगे, अभी तो हम लोग संकार डेटा कर लेते हैं। अब कल हम लोग सीधा आ जाएंगे मेटाजोआ पे, और मेटाजोआ में सबसे पहले पढ़ेंगे अकशेरुकी, यानी जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनके बारे में देखेंगे और बढ़िया से मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ शेयर जरूर से करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु देख पाएँ। और कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो देखने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है। ठीक है, थैंक यू सो मच।